Hey guys, this is Naman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 7th of May 2020 and here we'll be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exams perspective. आज हमने 6 आर्टिकल्स द हिंदू से सिलेक्ट करे हैं, 2 आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस से करे हैं और क्योंकि आज पीआईबी में कुछ यूनिक देखने को नहीं मिला तो हमने आज पीआईबी से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है. सो इन टोटल विल बी सीइंग 8 आर्टिकल्स विच आर रिलेटिवली लेस. और आज फ्रंट पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है बट विल नॉट स्किप द फ्रंट पेज जस्ट बिकॉज इट्स द फ्रंट पेज. सो विल ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस आउट हियर. पहली न्यूज ये बोलती है कि 50,000 का जो मार्क है वो इंडिया ने क्रॉस कर लिया है इन टर्म्स ऑफ कोविड इन्फेक्शंस और जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा हुआ है इन द लास्ट 4 डेज. 4 डेज में जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट 10,000 के इक्वलेंट आए हैं जब से लॉकडाउन को ईज किया गया है. तो थोड़ा सा गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे गवर्नमेंट को कंसिडर करनी पड़ेंगी चीजें, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट स्टेप्स टेकन लाइक द मूवमेंट ऑफ द माइग्रेंट्स एंड ओपनिंग ऑफ द लिकर शॉप्स. सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडियंस रिटर्निंग ऑन द नेवी शिप्स में हैव टू पे अप. इंडियन नेवी ने कल ही हमने देखा था कि समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च करा है इन विच दे विल बी इवैक्यूएटिंग द रिपैट्रिएट्स फ्रॉम द कंट्रीज वेयर दे आर स्ट्रैंडेड इन. और यहाँ पे जो नेवी है वो भी पेमेंट बेसिस पे ही इवैक्यूएशन करेगी, मतलब इवैक्यूएटीज को अपने क्वारंटीन, हॉस्पिटल एंड ट्रैवल चार्जेस पे करने पड़ेंगे. एक यहाँ पे और न्यूज है कि टॉप हिजब कमांडर किल्ड इन कश्मीर पुलिस. कल ही हमने थोड़ा सा स्टडी करा था अबाउट टीआरएफ, दैट इज द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने रिसेंटली कुपवारा सेक्टर अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है. और टीआरएफ जो है वो पाकिस्तान का एक नया फ्रंट है जिसको पाकिस्तान इन सीक्रेसी डेवलप कर रहा है और ये एक अम्ब्रेला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा ऑपरेट करेंगे. तो ये बेसिकली एफएटीएफ की स्क्रूटिनी और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म विद रिस्पेक्ट टू द टेररिज्म और पाकिस्तान को एवेड करने के लिए पाकिस्तान ने एक फॉर्म करी है. तो इसके बारे में आप 6th ऑफ मई के न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं. आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी खास नहीं है. यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइंस. देन यहाँ पे अगेन एक आरोग्य सेतु से रिलेटेड छोटी सी न्यूज है कि एक एथिकल हैकर ने सिक्योरिटी फ्लॉस को हाईलाइट किया है आरोग्य सेतु ऐप में. तो आरोग्य सेतु से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स वो डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स को लेके ही थे और फाइनली एक एथिकल हैकर ने बता दिया कि सिक्योरिटी फ्लॉस आरोग्य सेतु में है और जो डेटा आरोग्य सेतु कलेक्ट कर रहा है वो इजीली कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है. कमिंग डायरेक्टली ऑन टू द एडिटोरियल पेज बिकॉज आज बीच में कोई भी न्यूज नहीं है जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे जो पहला लीड है रिसस्किटेटिंग मल्टीलेटरलिज्म विद इंडियाज हेल्प, ये आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं देता है बट ये आपको डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिलीवर करता है जो आप यूज कर सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन. तो हम इसको फटाफट देख लेते हैं. तो इस आर्टिकल का क्रक्स बेसिकली ये है कि जो मल्टीलेटरलिज्म अभी तक प्रेवलेंट था टिल द एडवेंट ऑफ द कोविड इन्फेक्शंस, वो धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो रहा है एंड इट हैज स्टार्टेड टू शो इट्स फेलियर्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा लूप होल्स के बारे में बात करी गई है कि जो मल्टीलेटरलिज्म का फैब्रिक था जिसमें अभी तक हम लोग फंक्शन कर रहे थे, क्या हमें उसे आगे भी सस्टेन करना चाहिए और वी शुड गो फॉर सम अदर मैकेनिज्म्स और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. तो लूप होल्स जो अभी देखने को मिल रहे हैं दैट आर बोथ इंस्टीट्यूशनल इन नेचर एंड आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंट्रीज एज वेल. तो हम देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे जैसे WHO की बात हुई है, यूएन की बात हुई है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उतना इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पा रही हैं कोविड इन्फेक्शन के टाइम पे. तो ये इंस्टीट्यूशंस शायद उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो ऐसी सिचुएशंस या आने वाली इस प्रकार की सिचुएशंस को डील कर सकें. साथ ही में जो लूप होल्स मल्टीलेटरलिज्म के बताए गए हैं वो ये है कि दो द टाइज बिटवीन द कंट्रीज वर मेड आउट ऑफ इंटरडिपेंडेंस फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द वेलबींग ऑफ ऑल but there was simultaneously weaponization for nationalistic gains as well. और कुछ कंट्रीज ने ओपनली फ्लाउड करे हैं एग्जिस्टिंग रूल्स और उनको कोई भी रोक नहीं पाया लाइक चाइना. तो कुछ वायलेशंस जो चाइना ने किए हैं दे आर रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देन सब्सिडीज, देन फोर्स टेक्नोलॉजी. तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं ये सब्सटैंशिएट करते हैं कि द एग्जिस्टिंग मल्टीलैटरलिज्म मैकेनिज्म इज डेफिनेटली नॉट गोना सस्टेन इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड. पोस्ट कोविड वर्ल्ड में कैसा मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए तो उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं. तो पहला ये है कि यूएस विच इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग नेशन वेदर बीट इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी, उसको लीड लेनी पड़ेगी एंड इट विल हैव टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स. अभी जो लीडरशिप यूएस की देखी जा रही है वो विड्रॉल की देखी जा रही है. इट्स ट्राइंग टू विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन एंड ट्राइंग टू आइसोलेट फ्रॉम द ग्लोब.
बट यूएस को लीडरशिप रोल लेते हुए फ्रंट में आना पड़ेगा। सेकेंड है स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग। स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग से मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि मल्टीलैटरलिज्म के फैब्रिक में अगर सारी कंट्रीज जुड़ गई हैं तो वो हमेशा जुड़ी ही रहेंगी। आप स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ कुछ दिक्कत है तो इंडिया पाकिस्तान के साथ टाइज ना रखे। एंड कंट्रीज शुड गो फॉर द क्लोजर कोऑपरेशन अलोंग विद डिस्टेंसिंग फ्रॉम द अदर्स। तो जो कंट्री की वैल्यूज गोल्स किसी दूसरी कंट्री के साथ बेटर मैच होते हैं, बेटर सूट करते हैं, तो उसको उसके साथ एक क्लोजर कोऑपरेशन फॉर्म करना चाहिए। और जिस कंट्री के साथ उसके रिसोर्सेज अननेसेसरली ड्रेन हो रहे हैं उसके साथ वो डीकपल कर सकता है खुद को या डिस्टेंस कर सकता है। तो इस टाइप का एक मल्टीलैटरलिज्म जरूरी है, which according to the systems theory would be kind of a subsystem within the larger system। तो इंडिया का यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रोल सामने आता है। अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पे दो ही मेजर पावर्स हैं, वन इज चाइना एंड सेकेंड इज इंडिया। बट करंट सिचुएशन में जो चाइना है, इट हैज डेवलप्ड अ ट्रस्ट डेफिसिट विद ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री। वो इतनी जल्दी फेड नहीं होने वाले हैं और दिस इज द टाइम जो स्पेस अवेलेबल हुई है वो इंडिया ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले ये भी देखा था कि ब्रिक्स एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है and it can prove itself to be an alternative institution wherein the needs and the demands of the developing and all the emerging countries similarly multilateralism को सब multilateralism level पे भी लेके आया जा सकता है। like for example सार्क, बिम्स्टेक, इस टाइप की ग्रुपिंग्स को जो कि रीजनल लेवल पे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस अब प्रायोरिटाइज अपने आप ही हो जाएगी बिकॉज जो भी कंट्रीज रीजनल या सब रीजनल लेवल पे इन्वॉल्व है दे ऑलरेडी शेयर विद ईच अदर द फर्स्ट ऑर्डर वैल्यूज विच वी saw here। So this article basically talks about the changing strategic dynamics across the globe and how India should tailor its own foreign policy to suit such changing dynamics। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में सिर्फ एक बात है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ वॉर लाइक स्टेट एंड अ बॉन्ड टू रेस्क्यू। इस आर्टिकल में फाइनेंसिंग की बात करी है। जैसे कि हम रिपीटेडली देखते आ रहे हैं कि फिस्कल स्टिमुलस पैकेज की इंडिया में बात हो रही है कि इंडिया रिक्वायर्स अ सेकंड फिस्कल स्टिमुलस पैकेज एंड विच शुड एटलीस्ट बी अबाउट द 5% ऑफ द जीडीपी। तो उसके फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे वो सबसे बड़ा इशू है। तो हम ऑलमोस्ट रोज सारे ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, लाइक पब्लिक डेट फाइनेंसिंग, monetizing the deficit, taking funds from the forex and taking help from the international institutions or the banks like ADB, World Bank, IMF, Asian Infrastructure Investment Bank, BRICS Bank, that is the New Development Bank, etc. But still जो 5% of the GDP अमाउंट की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज है। अभी जो इंडिया ने करंट स्टिमुलस पैकेज प्रोवाइड किया है दैट वाज ऑफ अबाउट 1% ऑफ द जीडीपी एंड अमाउंटेड टू रुपीज 1.7 ट्रिलियन। और हम इसका 5 गुना की बात कर रहे हैं जो कि मोबिलाइज कर रहे हैं, इज नॉट एन ईजी थिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक और सोर्स इमर्ज हुआ है जहां से मोबिलाइज कर सकते हैं फाइनेंसेस एंड दैट इज द कंसोल बॉन्ड। सो कंसोल बॉन्ड बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे यूके गवर्नमेंट ने, दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज किया था एंड दे आस्क्ड ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री टू परचेज दिस bond according to their capacities so as to help the government generate finances and fight the First World War। तो कंसोल बॉन्ड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करा था और सारे सिटीजन से रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसमें इन्वेस्ट करें ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए। तो सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली पीएम केयर्स फंड आया बट उसमें डोनेशन की बात करी कि आप डोनेट करो और गवर्नमेंट ये बोले कि आप डोनेट मत करो बट आप इन्वेस्ट करो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे ऑफ नियर अबाउट 5 to 7% एंड दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ योर्स विल डेफिनेटली हेल्प बेल आउट द इंडियन इकोनॉमी। तो शायद जितने लोगों ने डोनेट किया है उससे कहीं ज्यादा लोग इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज और उनको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिल जाएगा, स्पेशली तब जब रियल एस्टेट सेक्टर ऑलरेडी डाउन है, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा फंबल और फ्लक्चुएट कर रहा है और कोई सेफ हेवन अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट गोल्ड। सो कंसोल बॉन्ड एक हमारे पास नया इनोवेटिव ऑप्शन है to mobilize the finances for the India's fiscal stimulus package and for the finances that India shall require in the post-COVID times। Moving on to the next article, that is the blame game। अगेन यहाँ पे कुछ खास एक्सट्रैक्ट करने को नहीं है बट ये यूएस चाइना राइवलरी को क्विक रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसा कि हमने देखा था कि ट्रम्प हैज आस्क्ड इट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज टू सब्सटैंशिएट द थ्योरी दैट द कोविड वायरस इज अ लैब क्रिएटेड वायरस जो कि चाइना में हुआ है। ट्रम्प को सिग्निफिकेंट गेन्स होंगे
in the coming US presidential elections in November 2020. बट इस टाइप के डिसीजंस और ज़्यादा डिटोरेट करेंगे यूएस चाइना रिलेशंस को, एंड दोनों कंट्री बीइंग द इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड शुड कोऑपरेट रेदर डिसएग्री एंड इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ अटैक्स. सो यूएस चाइना के जो टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा डिटोरेट हुए हैं सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इन द यूएस. और रिसेंटली दिस ईयर एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन यूएस एंड चाइना, जिसमें यह एग्री हुआ था कि यूएस विल कट सम टैरिफ्स एंड इन रिटर्न चाइना विल बाय मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स. इस एग्रीमेंट ने डेफिनेटली ईज डाउन किया था दोनों के डिस्प्यूट्स को और राइवलरी को, और यहाँ से भी ट्रम्प को गेन होता है उनके इलेक्शंस में कि यूएस चाइना जो टाइज हैं वो अब इम्प्रूव हो रहे हैं एंड चाइना इज नाउ एग्रीइंग टू दी यूएस टर्म्स. तो यहाँ से यूएस को काफी ज्यादा गेन होता. बट अभी यूएस में इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है कि ट्रम्प ने अगर इस अनसब्सटैंशिएटेड थ्योरी को सब्सटैंशिएट नहीं किया तो इलेक्शंस में उनको माइलेज शायद ना मिले. एंड the second point out here is China is adopting revisionism, that is the gradual socialization into the international system, especially after the reputational damage that has done extensive harm to China. तो China जो revisionist policy लेके आया है that is in the terms of aid and assistance, वो continuously medical supplies, personal protection equipments ये सब supply कर रहा है to the various countries especially in the European Union and Middle East. तो China अपनी इमेज का वापस से मेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, और अगर चाइना ये कर पाया तो अगेन यूएस विल बी द वन विच विल बी एट लॉस. तो ये जो राइवलरी है बिटवीन यूएस एंड चाइना, इट नीड्स टू बी टोन डाउन एंड इट इज द टाइम फॉर बोथ ऑफ देम टू कोऑपरेट एंड फाइट द ग्लोबल एपिडेमिक टुगेदर. मूविंग नाउ ऑन टू द पेज नंबर 9. एक छोटी सी स्टडी पब्लिश हुई है यहाँ पे, बट वो इंपॉर्टेंट है. पुअर फाइंड एक्सेस टू अकाउंट्स हार्ड. जैसे कि रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो कि फिस्कल स्टिमुलस पैकेज में ये डिक्लेयर किया गया था कि कैश ट्रांसफर्स करेंगे, ये डिक्लेयर किया गया था कि कैश ट्रांसफर्स करेंगे टू द फीमेल जनधन अकाउंट, दैट इज 500 रुपीज देने थे. बट इस स्टडी ने ये फाइंड किया है कि सिर्फ 33% लोग ही उस पैसे को एक्सेस कर पाए, और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ग्रेव है स्पेशली इन द रूरल एरियाज, बिकॉज बैंक को एक्सेस करना इज नॉट एन ईजी टास्क. बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स which acted as a link between the banks and the citizens वो भी अब उतना इफेक्टिवली ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे हैं ड्यू टू द कोविड-19, एंड लोग भी नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फियर एंड द रेस्ट्रिक्शंस. और जो फूड ग्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है विद इन द सेम पैकेज उसका रीच काफी बेटर है. इसीलिए यहाँ पे ये सजेशन है कि जो अमाउंट भी ट्रांसफर करना है दैट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ कैश और वो बैंक ट्रांसफर्स ना हो. मूविंग नेक्स्ट टू द पेज नंबर 10, वी हैव अ स्मॉल न्यूज अगेन आउट हियर, ऑल इन की ट्रीटमेंट कैटेगरीज. यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि ऑल द ट्रीटमेंट्स अंडर दी आयुष्मान भारत योजना दे हैव प्लमेटेड to a great extent since the implementation of the lockdown in India. तो जो भी आयुष्मान भारत बेनिफिशियरीज हैं वो या तो हॉस्पिटल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं करना चाह रहे हैं ड्यू टू द फियर, जिसके कारण जो ट्रीटमेंट्स का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है. लाइक कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो 45% डिक्लाइन हो गए हैं, और सिमिलरली जो जनरल सर्जरीज हैं वो 23% कम हो गई हैं. तो अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नोट किया था कि जो सिंगल माइंडेड फोकस के साथ लॉकडाउन लगाया गया है, द सिंगल माइंडेड फोकस ऑफ containing the spread of COVID-19, it should not take toll on the rest of the healthcare related services. इसका मतलब लॉकडाउन से कोविड-19 का स्प्रेड तो डेफिनेटली हम कम कर देंगे, बट जो हेल्थ केयर रिलेटेड फाइट हम डे टू डे बेसिस पे ऑलरेडी लड़ रहे थे कहीं हम वो ना लूज कर दें. एज यू नो कि इंडिया में नियर अबाउट 4 लाख डेथ्स होती हैं रिलेटेड टू टीबी, और लॉकडाउन में टीबी रिलेटेड जो फॉलोअप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं. सिमिलरली जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स होती हैं विद रिलेटेड टू पोलियो, डिप्थेरिया, रोटा वायरस, तो जो भी इम्यूनाइजेशन रिलेटेड ड्राइव्स होती हैं उनका भी बहुत ज्यादा नंबर डिक्लाइन हुआ है. 5 मिलियन चिल्ड्रन सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में इम्यूनाइजेशन से रह गए, मतलब इनको इम्यूनाइजेशन नहीं मिला. यहाँ पे हेल्थ केयर के रिस्पेक्ट में सिंगल माइंडेड फोकस नहीं बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, बिकॉज इंडिया में NCDs दैट इज द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड कम्युनिकेबल डिसीजेज का ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा है, और इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन से अगर प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो वैसे ही एक्सपोनेंशियली राइज हो जाएगा. कमिंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द हिंदू, इट्स अबाउट द हॉक कोलेरा.
पिग्स डाई ऑफ सस्पेक्टेड हॉक कोलेरा इन मेघालय। कल हमने अबाउट AFS देखा था, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जो कि असम में स्प्रेड हो रहा है। और हमें यह भी पता है कि नॉर्थ ईस्ट में पिग इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज, सपोर्टिंग अबाउट 7 लाख फार्मर्स एंड इट्स एन इंडस्ट्री विच वैल्यूज नियर अबाउट 8,000 करोड़। तो वहां पे जो पिग्स हैं वो ऑलरेडी अफेक्ट हो रहे हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर से। और अब न्यूज आ रही है हॉक कोलेरा की। तो हॉक कोलेरा अगेन इट्स काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन जो पिग को अफेक्ट करता है, और इसकी भी AFS जैसे 100% मोर्टेलिटी रेट्स हैं। मतलब अगर ये पिग को हो गया तो पिग की डेथ सर्टेन है। बट हॉक कोलेरा के केस में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो कि AFS के केस में नहीं है। तो हॉक कोलेरा एक बार वो कंट्रोल हो सकता है अगर टाइमली मेजर्स ले लिए गए तो। सो विल सी द 2 आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस नाउ। दिस इज वन एडिटोरियल इन द इंडियन एक्सप्रेस विच सेज अदर हेल्थ केयर फ्रंट्स। ये वो सेम रिपोर्ट पे बात करता है जो अभी हमने आयुष्मान भारत की ऊपर देखी थी, और पॉइंट्स मैंने आपको ब्रीफली वहाँ पे बताए थे, वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस एंड क्लब इट विद दैट आर्टिकल एंड सेव इट इनटू योर हेल्थ फोल्डर. Next article and the last article of the Indian Express is with regards to the Epidemics Act. 123 years ago when bubonic plague led to country's Epidemics Act. So इसमें बेसिकली Epidemics Act के फॉर्मेशन की बात करी गई है. इंडिया में जो लॉकडाउन है उसकी पावर्स बेसिकली ड्रॉ करी गई हैं कुछ स्टैच्यूज से, जिसमें से Epidemics Act एक है, दूसरा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, एंड द थर्ड इज सेक्शन 144 ऑफ द CRPC. तो इन दो स्टैच्यूज और इस एक सेक्शन से पावर्स डिराइव करके लॉकडाउन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा रहा है. तो एपिडेमिक्स एक्ट का ओरिजिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली बताया गया है. सो एपिडेमिक्स एक्ट इज एन कॉलोनियल एक्ट फॉर्म्ड इन 1897. उस वक्त बॉम्बे स्टेट में बबनिक प्लेग स्प्रेड हुआ था, तो उसको कंटेन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट बनाया था बिकॉज दे रियलाइज्ड दैट द प्रोविंसेस एंड द लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव पावर्स टू डील विद सच सिचुएशंस. सो थ्रू दिस एक्ट द प्रोविंसेस एंड लोकल गवर्नमेंट्स वर एम्पावर्ड. तो इस एक्ट के प्रोविजंस में क्या मेंशन किया गया था वो हम ब्रीफली देख लेते हैं. So इस एक्ट में there is power to prescribe regulations in the epidemic. Second, define penalties for the disobedience. Also it provides immunities for actions taken under the act in good faith. तो ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है ऑफिशियल्स को, पिनलाइजिंग पावर्स भी देता है अथॉरिटीज को, और रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करने की भी पावर्स देता है. एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाया एन ऑर्डिनेंस इसमें एक चेंज करा. जैसे कि हेल्थ वर्कर्स पे असॉल्ट के केसेस सामने आ रहे थे, एंड हेल्थ वर्कर्स आर नो लेस देन सोल्जर्स इन दी करंट सिचुएशन. उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर दिया सो दैट द परपेट्रेटर्स ऑफ सच वायलेंस कैन बी इम्प्रिजन्ड एंड पनिश्ड, जो कि पहले इस एक्ट में मेंशन नहीं था. तो अगर अभी कोई हेल्थ वर्कर को असॉल्ट करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 महीने से 5 साल तक के लिए, और फाइन भी लग सकता है इन एडिशन टू दिस रेंजिंग फ्रॉम 50,000 to 2 lakh rupees. एंड इफ असॉल्ट कॉजेज ग्रीवियस हर्ट देन द इम्प्रिजमेंट शैल बी फ्रॉम 6 months to 7 years एंड द फाइन कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1 to 5 lakhs. सो इस आर्टिकल को आप एक क्विक रीड दे सकते हैं, एंड यू शुड नो दैट वेयर फ्रॉम द पावर्स आर बीइंग ड्रॉन टू इम्प्लीमेंट द लॉकडाउन. With this article, guys, we are done with the daily news nuts of the day, and we expect you to post your comments, queries and suggestions in the comment box given below. Do like and subscribe. Keep learning. Thank you.